अधिकतर लोग यह मानकर जीते हैं कि उनकी जिंदगी की दिशा पहले से तय है, कि सुबह एक तय समय पर उठना, किसी और के बनाए ढांचे में दिन बिताना और महीने के अंत में एक निश्चित राशि पाकर खुद को सुरक्षित समझ लेना ही समझदारी है। पर इसी सुरक्षा के भीतर एक धीमा जहर काम करता रहता है, जिसे वे पहचान नहीं पाते। यह जहर है आदतों की गुलामी और सोच की जड़ता। क्योंकि जब तुम हर दिन एक ही ढर्रे पर चलते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन सवाल पूछना बंद कर देता है। और जब मन सवाल पूछना छोड़ देता है, तब व्यक्ति जीवित रहते हुए भी भीतर से ठहर जाता है। यही वह अवस्था है जहां से गिरावट शुरू होती है। बाहर सब ठीक दिखता है, पर भीतर एक अजीब बेचैनी जमा होती जाती है। एक ऐसा असंतोष जिसे तुम शब्द नहीं दे पाते। तुम काम करते हो, जिम्मेदारियां निभाते हो, नियम मानते हो, फिर भी भीतर कहीं यह आवाज उठती है कि क्या यही सब है? क्या इसी के लिए इतनी ऊर्जा खर्च हो रही है? पर इस आवाज को दबा देना आसान होता है, क्योंकि आदतें तुम्हें आराम देती हैं और आराम तुम्हें सुस्त बना देता है। यही सुस्ती असली समस्या है, क्योंकि यह तुम्हें यह यकीन दिला देती है कि जोखिम से बचना ही समझदारी है। जबकि सच यह है कि लंबे समय तक जोखिम से बचना तुम्हें भीतर से खोखला कर देता है। जब तुम हर निर्णय किसी और की अनुमति से लेने लगते हो, तब धीरे धीरे तुम अपनी ही क्षमता पर शक करने लगते हो, और यही शक तुम्हें निर्भर बना देता है। निर्भरता पहले सुविधा लगती है और फिर बेड़ियों में बदल जाती है। इसीलिए परिवर्तन की शुरुआत किसी नौकरी छोड़ने से नहीं, बल्कि इस पहचान से होती है कि तुम्हारा मन अब तक किसके आदेश पर चल रहा था। क्योंकि जब तक मन आजाद नहीं होता, तब तक बाहरी बदलाव केवल दिखावा होता है। बहुत लोग यह गलती करते हैं कि वे अचानक सब कुछ बदलने की कोशिश करते हैं, पर असल बदलाव धीरे धीरे भीतर उतरता है। पहले तुम यह देखते हो कि तुम्हारे दिन का कितना हिस्सा सच में तुम्हारे नियंत्रण में है और कितना हिस्सा केवल प्रतिक्रिया है। कितनी बातें तुम इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें करनी है, और कितनी इसलिए क्योंकि तुमसे उम्मीद की जाती है। यही आत्म अवलोकन पहला झटका देता है, क्योंकि यहां तुम्हें एहसास होता है कि तुम जितना सोचते थे उतने स्वतंत्र नहीं हो। और यह एहसास चुभता है। मन इसे नकारना चाहता है। वह कहता है कि सब ठीक है, कि हालात ऐसे ही होते हैं, कि ज्यादा सोचना बेकार है। पर यही मन की चाल है। मन परिवर्तन से डरता है, क्योंकि परिवर्तन असुविधा लाता है और असुविधा उसे अस्थिर करती है। लेकिन जो व्यक्ति इस असुविधा से भागता है, वह कभी भी अपने भीतर की शक्ति को नहीं छू पाता। इसीलिए इस चरण में सबसे जरूरी काम है अपने भीतर उठ रही बेचैनी को दबाना नहीं, बल्कि उसे सुनना। यह बेचैनी कोई दुश्मन नहीं है। यह संकेत है कि तुम्हारी क्षमता तुम्हारी वर्तमान स्थिति से बड़ी है। जब तुम इस संकेत को पहचान लेते हो, तब तुम्हारी सोच में एक सूक्ष्म बदलाव आता है। तुम यह समझने लगते हो कि केवल समय देना ही पर्याप्त नहीं, दिशा भी जरूरी है। केवल मेहनत करना ही काफी नहीं, यह जानना भी जरूरी है कि मेहनत किसके लिए की जा रही है। और यहीं से कौशल का प्रश्न उठता है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास ऊर्जा सीमित होती है, और वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपनी ऊर्जा को ऐसे कौशल में लगाता है जो उसे निर्णय लेने की शक्ति देता है। ऐसा कौशल जो उसे केवल काम करने वाला नहीं, बल्कि दिशा तय करने वाला बनाता है। इस बिंदु पर अधिकतर लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। वे सोचते हैं कि हर हुनर समान होता है, पर ऐसा नहीं है। कुछ कौशल केवल आजीविका देते हैं और कुछ कौशल प्रभाव देते हैं। और जो प्रभाव देता है वही तुम्हें स्थिति बदलने की क्षमता देता है। यह पहचानना कि कौन सा कौशल तुम्हें निर्भर बनाता है और कौन सा तुम्हें स्वतंत्र करता है, यही मानसिक गुलामी से बाहर निकलने की पहली सीढ़ी है। यह आसान नहीं है, क्योंकि यहां तुम्हें अपने बारे में कुछ कठोर सच स्वीकार करने पड़ते हैं। जैसे यह कि अब तक तुमने सुविधा को प्राथमिकता दी, यह कि तुमने कई बार जोखिम से बचने के लिए अपनी क्षमता को छोटा कर लिया, यह कि तुमने अपने निर्णय दूसरों की अपेक्षाओं के आधार पर लिए। पर इन सचों को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह शक्ति की शुरुआत है। क्योंकि जिस क्षण तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम कहां रुके हुए हो, उसी क्षण आगे बढ़ने की संभावना पैदा होती है। इस अवस्था में तुम यह भी देख पाते हो कि तुम्हारे आसपास का वातावरण तुम्हारी सोच को कैसे प्रभावित करता है। कैसे कुछ बातचीत तुम्हें सुस्त करती है, कैसे कुछ लोग तुम्हारी महत्वाकांक्षा को अव्यवहारिक कहकर छोटा करते हैं, और कैसे तुम अनजाने में उनकी बातों को अपने मन में जगह दे देते हो। यहां से स्पष्ट होता है कि मानसिक स्वतंत्रता केवल अकेले बैठकर सोचने से नहीं आती, यह इस बात से भी आती है
कि तुम किस तरह की आवाजों को अपने भीतर प्रवेश करने देते हो, क्योंकि हर आवाज तुम्हें दिशा नहीं देती। कुछ आवाजें केवल तुम्हें वहीं रोके रखने का काम करती हैं। इसीलिए इस पहले भाग का सार यही है कि जब तक तुम यह नहीं पहचानते कि तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारी सोच और तुम्हारा वातावरण मिलकर तुम्हें कैसे नियंत्रित कर रहे हैं, तब तक कोई भी बाहरी सफलता तुम्हें संतोष नहीं दे सकती। यह भाग तुम्हें किसी निर्णय के लिए मजबूर नहीं करता। यह केवल तुम्हें आईना दिखाता है, ताकि तुम स्वयं से यह प्रश्न पूछ सको कि क्या तुम सच में अपनी राह पर चल रहे हो, या केवल आदतों के सहारे आगे बढ़ते हुए किसी और की बनाई हुई राह पर चल रहे हो। और यही प्रश्न वह बीज है जिससे आगे की पूरी यात्रा जन्म लेती है। जब एक बार तुम्हें यह दिखने लगता है कि तुम्हारी सोच किस तरह आदतों और बाहरी अपेक्षाओं से बधी हुई थी, तब अगला चरण अपने आप सामने आता है, और वह चरण सबसे असहज होता है, क्योंकि यहाँ केवल विचार नहीं बदलते बल्कि संबंधों का संतुलन भी हिलने लगता है। जैसे ही तुम्हारी दिशा बदलती है, वैसे ही तुम्हारे आसपास का माहौल प्रतिक्रिया देने लगता है। कुछ लोग चुप हो जाते हैं, कुछ मजाक उड़ाते हैं, कुछ तुम्हें अव्यावहारिक कहने लगते हैं, और कुछ यह मान लेते हैं कि तुम रास्ते से भटक रहे हो। यह सब अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है कि तुम्हारी ऊर्जा हर किसी के साथ समान गति से आगे नहीं बढ़ सकती। यहीं से अलगाव की वास्तविक प्रक्रिया शुरू होती है, और यह अलगाव किसी को ठुकराने से नहीं बल्कि स्वयं को बचाने से जुड़ा होता है। क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारी महत्वाकांक्षा स्पष्ट होती है, वैसे वैसे तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि कौन सी बातचीत तुम्हें आगे बढ़ा रही है और कौन सी तुम्हें वहीं रोके हुए है। कौन से लोग तुम्हारे भीतर प्रश्न जगा रहे हैं और कौन से लोग तुम्हारे भीतर डर भर रहे हैं। यह पहचान आसान नहीं होती, क्योंकि मन आदतन परिचित चीजों से चिपका रहता है। परिचित चेहरे, परिचित बातें, परिचित शिकायतें एक झूठा आराम देती हैं, पर यह आराम धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेता है। और यही वह बिंदु है जहां अधिकतर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि वे अकेलेपन से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे इस घेरे से बाहर निकल गए तो वे अकेले पड़ जाएंगे। पर सच यह है कि अकेलापन हमेशा कमी का संकेत नहीं होता। कई बार यह तैयारी का संकेत होता है। जब तुम उन आवाजों से दूरी बनाते हो जो तुम्हें सीमित सोच में बांधे रखती थी, तब शुरू में एक खालीपन महसूस होता है। यह खालीपन डरावना लगता है, क्योंकि अब कोई तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला नहीं होता। कोई यह नहीं बताता कि क्या सही है और क्या गलत। पर यही खालीपन तुम्हें पहली बार अपने ही विचार साफ साफ सुनने का अवसर देता है, और यही वह क्षण होता है जहां सोच गहरी होती है। यहां तुम्हें यह समझ आने लगता है कि हर किसी के साथ हर बात साझा करना जरूरी नहीं, हर योजना को हर कान तक पहुंचाना भी समझदारी नहीं, क्योंकि कुछ योजनाएं केवल ध्यान चाहती हैं, चर्चा नहीं। इस चरण में ऊर्जा की रक्षा सबसे बड़ा कौशल बन जाती है। ऊर्जा केवल शारीरिक नहीं होती, यह मानसिक भी होती है और भावनात्मक भी। जब तुम बार बार ऐसी चर्चाओं में उलझते हो जिनका कोई परिणाम नहीं होता, तब तुम अपनी मानसिक ऊर्जा गंवा देते हो। जब तुम उन लोगों के बीच रहते हो जो हर नई सोच को असंभव बताने में ही संतुष्टि पाते हैं, तब तुम अपनी भावनात्मक ऊर्जा खो देते हो। और जब ये दोनों घटने लगती हैं, तब व्यक्ति भले ही बाहर से व्यस्त दिखे, पर भीतर से कमजोर होने लगता है। इसलिए इस चरण में तुम्हें यह सीखना पड़ता है कि हर बुलावे का उत्तर देना जरूरी नहीं, हर संवाद में हिस्सा लेना भी अनिवार्य नहीं। कुछ दूरी तुम्हें कठोर नहीं बनाती बल्कि स्पष्ट बनाती है, और स्पष्टता ही तुम्हें सही दिशा चुनने में मदद करती है। यहाँ यह भी स्पष्ट होता है कि सही संगत का अर्थ हमेशा अधिक लोगों से घिरा होना नहीं है। कई बार 2 या 3 ऐसे लोग भी पर्याप्त होते हैं जिनके साथ बातचीत तुम्हें सोचने पर मजबूर करे, जिनके साथ बैठकर तुम अपनी सीमाओं को महसूस कर सको, जिनकी उपस्थिति तुम्हें आराम नहीं बल्कि चुनौती दे, क्योंकि चुनौती ही विकास का संकेत है। इस चरण में तुम्हारी आदतें भी बदलने लगती हैं। तुम अपने समय को अधिक सावधानी से देखने लगते हो। तुम्हें यह दिखने लगता है कि दिन का कौन सा हिस्सा वास्तव में तुम्हारे लिए काम कर रहा है और कौन सा हिस्सा केवल आदतों में बह रहा है। तुम हर खाली समय को भरने की बजाय कुछ खाली समय को बचाने लगते हो, ताकि वहां अध्ययन, योजना और आत्म मूल्यांकन आ सके। यह सब बाहर से उबाऊ लग सकता है, पर भीतर यह एक नई स्थिरता पैदा करता है। इस स्थिरता के साथ तुम्हारा आत्मसम्मान भी बदलता है। अब तुम ये नहीं देखते कि कितने लोग तुम्हारे आसपास हैं, बल्कि ये देखते हो कि तुम्हारी उपस्थिति में तुम्हारी सोच कितनी साफ है,
यही वह बिंदु है जहां तुम धीरे धीरे दूसरों से स्वीकृति पाने की आदत छोड़ते हो और स्वयं के साथ ईमानदार होने की आदत बनाते हो। यह आदत आसान नहीं होती, क्योंकि यहाँ कोई ताली नहीं बजाता, कोई तुरंत प्रशंसा नहीं करता, पर यही मौन तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। और जब तुम इस मजबूती के साथ आगे बढ़ते हो, तब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि सही दिशा चुनने का अर्थ केवल कुछ नया करना नहीं, बल्कि बहुत कुछ छोड़ना भी है। छोड़ना उन संबंधों को जो केवल समय लेते थे, छोड़ना उन आदतों को जो केवल व्यस्तता देती थी, और छोड़ना उस पहचान को जो अब तुम्हारी वास्तविक क्षमता को प्रतिबिंबित नहीं करती थी। इस भाग का सार यही है कि मानसिक स्वतंत्रता के बाद जो सबसे बड़ा कदम है वह है ऊर्जा की रक्षा और संगत का चुनाव। क्योंकि बिना सही वातावरण के कोई भी स्पष्ट सोच लंबे समय तक टिक नहीं पाती, और जो व्यक्ति अपने वातावरण को नहीं चुनता वह अंततः उसी वातावरण द्वारा चुना जाता है। यही समझ तुम्हें अगले चरण की ओर ले जाती है, जहां कौशल, संवाद और प्रभाव की वास्तविक भूमिका सामने आती है। जब तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीख लेते हो और यह स्पष्ट हो जाता है कि हर संगत, हर बातचीत और हर आदत तुम्हें आगे नहीं ले जाती, तब अगला चरण अपने आप सामने आता है, और वह प्रभाव पैदा करने की क्षमता। क्योंकि केवल अलग हो जाना पर्याप्त नहीं होता, अलगाव के बाद खाली जगह को भरना भी उतना ही जरूरी होता है, और यह जगह किसी कल्पना से नहीं बल्कि ठोस कौशल से भरनी पड़ती है। ऐसा कौशल जो तुम्हें केवल मेहनती नहीं बल्कि उपयोगी बनाता है, क्योंकि संसार में वही व्यक्ति सुना जाता है जिसके पास कुछ देने को होता है। इस बिंदु पर बहुत लोग भ्रम में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि जानकारी इकट्ठा करना ही पर्याप्त है। वे पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं और स्वयं को तैयार मान लेते हैं। पर जानकारी और क्षमता के बीच एक बड़ा अंतर होता है। जानकारी तुम्हें बातचीत करने लायक बनाती है, पर क्षमता तुम्हें निर्णयों के केंद्र तक पहुंचाती है। यही कारण है कि प्रभाव केवल बोलने से नहीं बल्कि बोलने के पीछे मौजूद कौशल से आता है। जब तुम किसी समूह में प्रवेश करते हो, तो लोग तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारी स्थिरता को पढ़ते हैं, तुम्हारी आवाज के उतार चढ़ाव से पहले तुम्हारे आत्मविश्वास को महसूस करते हैं। और यह आत्मविश्वास किसी अभिनय से नहीं बल्कि अभ्यास से जन्म लेता है। अभ्यास उस कौशल का जिसे तुमने चुना है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि हर कौशल समान प्रभाव नहीं देता। कुछ कौशल केवल तुम्हें निर्देश मानने वाला बनाते हैं, और कुछ कौशल तुम्हें दिशा तय करने वाला बनाते हैं, और जो दिशा तय कर सकता है वही प्रभाव रखता है। इसीलिए इस चरण में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह होता है कि तुम किस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाना चाहते हो। यह निर्णय भावनाओं से नहीं बल्कि स्पष्ट गणना से आता है, क्योंकि प्रभाव वहां बनता है जहां समस्या बड़ी हो और समाधान दुर्लभ हो। यदि तुम्हारा कौशल ऐसी समस्या को हल करता है जो बहुतों को परेशान करती है, तो तुम्हें बोलने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता। लोग स्वयं सुनना चाहते हैं। यही वह अवस्था है जहां संवाद बदल जाता है। अब तुम केवल अपनी बात रखने की कोशिश नहीं करते, बल्कि सामने वाले की स्थिति को पढ़ते हो, उसकी जरूरत, उसकी उलझन और उसकी प्राथमिकता को समझते हो, और फिर अपने शब्दों को उसी दिशा में रखते हो। यही संवाद की वास्तविक कला है। यह किसी को प्रभावित करने की चाल नहीं, बल्कि किसी स्थिति को स्पष्ट करने की क्षमता है, और यही क्षमता तुम्हें भीड़ से अलग करती है। इस चरण में यह भी साफ हो जाता है कि प्रभाव का अर्थ ऊंची आवाज नहीं बल्कि सही समय होता है। कुछ लोग बहुत बोलते हैं पर उनकी बात टिकती नहीं, और कुछ लोग कम बोलते हैं पर उनका एक वाक्य दिशा बदल देता है। यह अंतर शब्दों की संख्या का नहीं, बल्कि उनके पीछे खड़े कौशल और तैयारी का होता है। जब तुम इस स्तर पर पहुंचते हो, तब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि हर अवसर को पकड़ना आवश्यक नहीं, कुछ अवसर छोड़ना भी रणनीति का हिस्सा होता है। क्योंकि जो व्यक्ति हर जगह दिखने की कोशिश करता है, वह कहीं भी गहराई नहीं बना पाता। गहराई केवल तब बनती है जब तुम चुनते हो कि कहाँ उपस्थित रहना है और कहाँ नहीं। इस चयन के साथ तुम्हारा आत्मसम्मान भी और स्पष्ट होता है। अब तुम यह नहीं देखते कि लोग तुम्हें कितना नोटिस कर रहे हैं, बल्कि यह देखते हो कि तुम्हारी उपस्थिति किसी स्थिति को कितना बदल रही है। यही वह बिंदु है जहां प्रभाव धीरे धीरे स्थायी रूप लेने लगता है, क्योंकि लोग तुम्हें तुम्हारी बातों से नहीं बल्कि तुम्हारे परिणामों से पहचानने लगते हैं। और परिणाम बिना अनुशासन के नहीं आते। इसीलिए इस चरण में अनुशासन केवल आदत नहीं बल्कि पहचान बन जाता है। तुम अपने समय को मापने लगते हो,
अपने प्रयासों को गिनने लगते हो और अपनी प्रगति को देखना सीखते हो, क्योंकि जो मापा नहीं जाता वह सुधरता नहीं। जब तुम यह करना शुरू करते हो तब सपने धुंधले नहीं रहते, वे संख्याओं में बदलने लगते हैं और संख्याएं तुम्हें ईमानदार आईना दिखाती हैं। वे यह नहीं देखती कि तुम कितना चाहते हो, वे यह दिखाती हैं कि तुम कितना कर रहे हो। यही ईमानदारी इस चरण को कठिन लेकिन मूल्यवान बनाती है, क्योंकि यहाँ बहाने काम नहीं आते, यहाँ केवल निरंतरता टिकती है। और निरंतरता ही वह पुल है जो तैयारी को प्रभाव में बदल देता है। इस भाग का सार यही है कि अलगाव के बाद वास्तविक उन्नति तब शुरू होती है जब तुम ऐसा कौशल चुनते हो जो तुम्हें बोलने का अधिकार देता है, ऐसा संवाद सीखते हो जो स्थिति को बदल सके, और ऐसा अनुशासन अपनाते हो जो तुम्हारी क्षमता को माप सके। क्योंकि प्रभाव कोई रहस्य नहीं है, यह स्पष्टता, कौशल और निरंतर अभ्यास का परिणाम है। और यही स्पष्टता तुम्हें अंतिम चरण की ओर ले जाती है, जहां जोखिम, धैर्य और दीर्घकालिक दृष्टि की असली परीक्षा होती है। जब कौशल स्पष्ट हो जाता है, संवाद में स्थिरता आ जाती है और प्रभाव धीरे धीरे आकार लेने लगता है, तब जीवन एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करता है जहां सबसे कठिन निर्णय सामने आते हैं। क्योंकि अब प्रश्न यह नहीं रहता कि तुम क्या कर सकते हो, बल्कि यह होता है कि तुम कितना दांव लगाने को तैयार हो। इस बिंदु पर अधिकतर लोग ठहर जाते हैं। बाहर से वे इसे समझदारी कहते हैं, पर भीतर यह डर होता है, क्योंकि जोखिम केवल धन का नहीं होता, जोखिम पहचान का होता है, आराम का होता है, उस छव्य का होता है जिसे तुम अब तक ढोते आए हो। और यही वह क्षण है जहां धैर्य की असली परिभाषा सामने आती है। धैर्य का अर्थ प्रतीक्षा करना नहीं, बल्कि सही दिशा में लगातार टिके रहना है। क्योंकि जो व्यक्ति जल्दी परिणाम चाहता है वह अक्सर अधूरा निर्माण करता है, और अधूरा निर्माण लंबे समय तक खड़ा नहीं रहता। इस चरण में तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि हर अवसर को पकड़ना विकास नहीं होता, कुछ अवसरों को छोड़ना ही दीर्घकालिक रणनीति होती है। क्योंकि शक्ति बिखराव में नहीं, बल्कि केंद्रित प्रयास में पनपती है। जब तुम एक दिशा चुनते हो और बार बार उसी दिशा में काम करते हो, तब बाहर से भले ही प्रगति धीमी दिखे, पर भीतर संरचना मजबूत होती जाती है। यही वह संरचना है जो समय के साथ परिणाम को स्थायी बनाती है। इस दौरान कई बार ऐसा भी होगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई तत्काल प्रतिफल नहीं दिखेगा। लोग पूछेंगे कि तुम्हें मिला क्या। तुम स्वयं भी कभी कभी इस प्रश्न से बच नहीं पाओगे, पर यहीं पर दीर्घकालिक दृष्टि काम आती है। क्योंकि जो केवल आज देखता है वह केवल आज के लिए जीता है, और जो आगे देखता है वह वर्तमान को भी उसी के अनुसार ढालता है। इस चरण में जोखिम एक बार का निर्णय नहीं रहता, बल्कि रोज का अनुशासन बन जाता है। कभी यह समय का जोखिम होता है, कभी सुविधा का, कभी उस स्थिरता का जिसे समाज सुरक्षित मानता है। पर हर बार यह जोखिम तुम्हें थोड़ा और आत्मनिर्भर बनाता है, क्योंकि तुम यह सीख लेते हो कि अस्थिरता से भागना नहीं, बल्कि उसके भीतर संतुलन बनाना ही वास्तविक परिपक्वता है। यही संतुलन तुम्हें भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाता है। अब असफलता तुम्हें तोड़ती नहीं, बल्कि दिशा दिखाती है, क्योंकि तुम उसे व्यक्तिगत अपमान नहीं, बल्कि सूचना की तरह देखने लगते हो। और सूचना वही व्यक्ति उपयोग कर सकता है जो शांत रहना जानता हो। इस अवस्था में तुम यह भी समझने लगते हो कि निरंतर भूख जरूरी है, पर यह भूख अराजक नहीं होनी चाहिए। यह ऐसी भूख होनी चाहिए जो तुम्हें हर सुबह याद दिलाए कि अभी बहुत कुछ बनना बाकी है, पर साथ ही यह भी सिखाए कि हर कदम सोचकर उठाना है। क्योंकि जो व्यक्ति केवल दौड़ता है वह थक जाता है, और जो व्यक्ति केवल सोचता है वह रुक जाता है। वास्तविक निर्माण इन दोनों के संतुलन से होता है। समय के साथ तुम्हारी पहचान भी बदलने लगती है। अब तुम स्वयं को केवल किसी भूमिका से नहीं जोड़ते, बल्कि उस प्रक्रिया से जोड़ते हो जिसे तुम रोज निभाते हो। और यही प्रक्रिया तुम्हें स्थिर बनाती है। लोग आते जाते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पर तुम्हारी दिशा बनी रहती है। यही दीर्घकालिक निर्माण की पहचान है। इस बिंदु पर तुम्हें बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता भी कम हो जाती है, क्योंकि तुम्हें अपने काम की गति और गहराई का अंदाजा होता है। और यह आंतरिक भरोसा किसी भी त्वरित प्रशंसा से अधिक टिकाऊ होता है। इस अंतिम चरण का सार यही है कि वास्तविक उन्नति किसी एक निर्णय या किसी एक छलांग से नहीं आती। यह जोखिम लेने की आदत, धैर्य निभाने की क्षमता और लंबे समय तक एक ही दिशा में काम करने के साहस से बनती है। और जो व्यक्ति इस साहस को विकसित कर लेता है, वह न केवल परिस्थितियों से प्रभावित होना बंद कर देता है, बल्कि धीरे धीरे परिस्थितियों को प्रभावित करने लगता है।
यही वह अवस्था है जहां तुम बाहरी शोर से ऊपर उठकर अपने ही नियमों के अनुसार चलने लगते हो, बिना घोषणा किए, बिना दिखावे के, केवल निरंतर निर्माण के साथ। और यही निर्माण समय के साथ तुम्हें वह स्थिति देता है जहां तुम्हारी जिंदगी किसी और की बनाई हुई व्यवस्था का हिस्सा नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी बनाई हुई संरचना बन जाती है। और जब ऐसा होता है, तब तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारा जीवन स्वयं उत्तर बन चुका होता है।